वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय, मतलब तालमेल बिठाना, आपस में मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की कंसर्न के साथ काम करना। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज़ एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटी। देखो, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं? हार्मनी मतलब आपस में एकजुटता क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं अमंग डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ में हम हार्मनी एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब एक जैसा, ताकि एक दोनों एक्टिविटीज़ क्या हो जाए? अच्छे से कंप्लीट हो जाए, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे रहे नहीं। ठीक है, और ना ही कोई एक्टिविटी क्लैश हो। ठीक है, ना ही कोई दो बार ही कंफर्म हो। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। क्योंकि चाहे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, लेकिन अगर हमारे एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी है। हमने करनी चाहिए थी आज एक्टिविटी, लेकिन अब हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं कल, क्या वो कंप्लीट हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट नहीं हो सकता ना। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हम राइट टाइम पे राइट एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो उसके लिए कौन हमें हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन ही हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन का नेचर कैसा है। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करता है, कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जो ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, जो हम सब मिलके काम करते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन अगर सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो वो कभी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या करें? सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुप में इकट्ठा मिल के काम करें। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप में, मान लो मैंने कहा कि ग्रुप में 3 पर्सन है, ए बी सी, तीनों पर्सन है। अब तीनों पर्सन अपना अलग अलग काम करेंगे, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या पता एक पर्सन ने सारा काम कर दिया और बी ने भी अपना सारा काम कर दिया और सी ने भी, लेकिन वो तीनों ने सारा ही काम इकट्ठा कर दिया जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या हो गया? हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे ना। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप एफर्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट करेंगे, हम आपस में पूरे काम को डिवाइड करेंगे कि ए पर्सन ने क्या काम करना है, बी ने क्या और सी ने क्या, ताकि हमारा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए पूरा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन हमारे लिए क्या करता है? ग्रुप एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एनश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन को। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कि जब मिलजुल कर काम करना। ठीक है, कि किसी काम को हम क्या करेंगे? यूनिटी में काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एक पर्सन साथ में एक अकेला काम नहीं कर सकता। हमें क्या करना चाहिए? यूनिटी में काम करना चाहिए। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने क्या कहा? सेल को इंक्रीज़ करना है। अब सेल को इंक्रीज़ करने का काम क्या सिर्फ सेल मैनेजर का होगा? नहीं, सेल करने के लिए पहले हमें उस प्रोडक्ट को बनाना भी पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाएगा कौन? प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। और प्रोडक्शन करने के लिए उससे पहले हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिएगा। वो कहाँ से आएगा? परचेज डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अगर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट तीनों मिल के काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे, तो हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो इकट्ठे मिलकर कब कैसे काम कर सकते हो? कोऑर्डिनेशन। वो तीनों ही आपस में बताएंगे ना, कि परचेज मैनेजर जो सेल डिपार्टमेंट वो बताएगा कि कितनी मुझे यूनिट्स तैयार करके चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर देगा कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन को वो क्या करता है? प्रमोट करता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब कॉन्टिन्यू चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी, हमने उस काम को किया और फिर छोड़ दिया। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? जब तक ऑर्गेनाइजेशन हमारी चलेगी, मतलब कॉन्टिन्यू, ये कभी ख़त्म नहीं होनी, इट कैन नेवर बी एंड, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, कॉन्टिन्यू चलती रहती है। जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह अप्लाई होना। तो जो कोऑर्डिनेशन है उससे हम क्या करेंगे? चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी है या फिर वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन है या फिर कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो बिज़नेस के अंदर है या फिर वो बिज़नेस के बाहर नॉन बिज़नेस एक्टिविटी है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन हर जगह यूज़ आने वाली प्रोसेस है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी मैनेजर्स की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। इट मीन ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, नहीं, हर लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या फिर लोअर लेवल पे, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इन कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना हर लेवल के मैनेजर्स के लिए क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर करना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ये नहीं है कि हमने कोई काम करना अपने आप ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर्सन से खुद ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। खुद काम करना मतलब उसे खुद बिठाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल में हम आपका क्या बनाते हैं, टाइम टेबल तैयार करते हैं ना, कि कौन सा लेक्चर किस टाइम लगना है, ठीक है, कि फर्स्ट लेक्चर कौन सा लगना है, वो कौन सी टीचर तुम्हें पढ़ाएगी, सेकंड लेक्चर किस चीज़ का लगना है और वो कौन सी टीचर तुम्हें पढ़ाएगी, हम मेंटेन करके रखेंगे, मतलब हम खुद करेंगे तभी वो होगा, वरना वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं है, एक ही टाइम पे 2 टीचर आपको आ जाए पढ़ाने के लिए, क्या आप दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ोगे, एक टाइम पे पढ़ तो आप एक ही सकते हो। तो मतलब कोऑर्डिनेशन क्या, डेलिब्रेट फंक्शन है, हमें खुद से वो काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ हमें सेट करना पड़ेगा, तभी हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। समझ में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, असेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसके लिए हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो समन्वय है वो क्या है, प्रबंध का सार है। असेंस का मतलब सार, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। अगर किसी भी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन तो क्या है, मैनेजमेंट का असेंस है। इट मीन्स हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म किया जाता है। अब देखो कैसे किया जाता है, देखो फर्स्ट हमारा कौन से फंक्शन था, हमारा प्लानिंग। मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, बिल्कुल होता है। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग कैसे होगी, अब देखो प्लानिंग के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप दोबारा से उस वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से। तो प्लानिंग में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, कि कौन किस काम को करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन इस काम को करने वाला। हम पहले से उसके बारे में क्या कर देते हैं, प्लान तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग करते टाइम भी हमें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। कैसे, मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल बताया कि मान लो सेल मैनेजर ने कहा कि मुझे तो क्या करना है, सेल को इंक्रीज़ करना है, तो क्या वो अकेला सेल को इंक्रीज़ कर सकता है? प्लान बनाते टाइम उसने सोच लिया कि हाँ सेल को तो इंक्रीज़ करना ही करना है, लेकिन उसे साथ में उसके साथ कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा। क्या प्रोडक्शन मैनेजर है इतने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है? मान लो उसने कहा कि मुझे तो 1 लाख यूनिट्स को सेल करना है, अगर 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर बना ही नहीं सकता, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, कि आपका टारगेट सही है, क्या आपकी प्लानिंग सही है? नहीं, ये तो सही हो ही नहीं सकते। तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो हम जैसे सेल मैनेजर क्या पूछेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछेगा क्या इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकती है, और प्रोडक्शन मैनेजर को भी क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो परचेज मैनेजर से कंसर्न करेगा क्या इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट मीन्स प्लानिंग करते टाइम भी हमें क्या करना पड़ेगा, हर पर्सन के साथ या फिर हर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया भी था कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वर्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और डिवाइड करके उसको डिपार्टमेंट में सेट कर देते हैं ताकि कोई भी काम उसमें रिमेनिंग ना रह जाए। देखो इसमें देखो वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग द पर्सन वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे मैंने क्या कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैंने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, कि अलग से वर्क डिवाइड कर दे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसे बनाना। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, अपने पूरे काम को क्या कर देगा, इस तरीके से डिवाइड कर देगा ना तो कोई पर्सन को हर किसी पर्सन को काम मिल सके, और एक पर्सन का काम अगर ख़त्म हो जाता है तो दूसरे पर्सन का काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन सच ए मैनर दैट वेयर द वर्क ऑफ वन पर्सन एंड द वर्क ऑफ द नेक्स्ट पर्सन बिगिन। एक पर्सन का काम खत्म होगा तभी दूसरे पर्सन का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का काम स्टार्ट होगा थर्ड का, ताकि एक दूसरे के काम में वो क्या ना कर सके, कोई भी इंटरफेरेंस ना कर सके, और ना ही काम कोई रहना चाहिए, ठीक है, और सभी काम टाइम पे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। उसके बाद हमारा थर्ड आता है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफिंग मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या बनाए थे,
हमने जॉब्स को बनाया था या फिर वर्क एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया था कि कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। लेकिन स्टाफिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन जॉब्स पर क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को सेट करेंगे, उन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, काम पे रखेंगे। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम राइट पोस्ट पे क्या करें, राइट ह्यूमन पर्सन को अपॉइंट करें, ठीक है। राइट पीपल एट राइट पोस्ट होना चाहिए। तो जब भी हम स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग मतलब लोगों को ढूंढना, उनको काम पे लगाना, तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे कि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे, काम देंगे। हमने उसको काम दे दिया कंप्यूटर वर्क का, मान लो उसे कंप्यूटर आता ही नहीं है, उसे ऑपरेट करना ही नहीं आता, क्या वो काम कर सकता है? नहीं। उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग हम उसको काम देंगे, तभी उस काम को वो कंप्लीट कर सकता है। तो इट मीन्स स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग में हमने क्या कहा था कि पीपल्स को, जितने भी एम्प्लॉयज़ को हमने काम पे रखा है उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, हम उनसे क्या करेंगे, कंटिन्यू बातचीत करते रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें क्या चाहिए हमसे, ठीक है। तभी उनसे हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर उनकी प्रॉब्लम है उनको साथ के साथ क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो उनके टाइम पे उनको सैलरी देंगे और अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो डायरेक्टिंग में भी हमको कोऑर्डिनेशन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे या फिर हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसको क्या करते हैं, एक्चुअल वर्क के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या वो एक्चुअल वर्क कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ना, कि हमने स्टैंडर्ड क्या सेट करे थे और एक्चुअल में क्या काम किया, उन दोनों को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। कि अगर हमारे दोनों, देखो डेविएशन आ जाता है, तो डेविएशन आने के बाद उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट एक्शन लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड सही थे, कई बार स्टैंडर्ड भी तो गलत सेट हो सकते हैं, हमने ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो अचीव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन में भी, कंट्रोलिंग में भी क्या है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं, उन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। तभी हम हर एक्टिविटी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो कोऑर्डिनेशन की देखो, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे बिजनेस का साइज़ बढ़ता रहेगा वहाँ पे भी हमारी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत। अगर बिजनेस हमारा छोटे लेवल का है तो देखो हमें इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर काम को हम खुद परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस का साइज़ बढ़ता रहेगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ेगा। इसलिए उसको मेंटेन करने में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है ना, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब हर पर्सन का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हर पर्सन अपने अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि काम तो हम अपना करेंगे, लेकिन सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तभी हमारा काम कंप्लीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो सभी पर्सन के काम करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। और एक बिज़नेस में कितनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई तो सारे काम हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या करें, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करें। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। देखो हर काम को कंप्लीट करने के लिए हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो उस काम में क्या हो, एक्सपर्ट हो, ताकि हमारा काम अच्छे से कंप्लीट हो सके। और वो हम कैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम क्या देंगे, उनके स्पेशलाइज पर्सन को देंगे और वही पर्सन क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट करेंगे, बट कोऑर्डिनेशन के साथ, तभी हमारा काम अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है।